यह कहानी है देवभूमि के एक छोटे से गांव शांतिवन की, जो घनी देवदार की वादियों के बीच बसा हुआ था। यहाँ की ठंड हड्डियों को जमा देती थी और सर्दियों में किसी गरीब परिवार के लिए गुजारा करना लगभग असंभव था। इसी गांव में एक गरीब कुम्हार रहता था जिसका नाम रघु था। अरे पारो, मैं काम पर जा रहा हूँ। अरे चाय तो पीते जाओ। ठीक है, लाओ लाओ, जल्दी लाओ। पिताजी, मैं भी आपके साथ चलूं? अरे तू कहाँ जाएगा? हैं, मैं तो मिट्टी के बर्तन बनाने जा रहा हूँ। मुझे भी आपकी तरह मिट्टी के बर्तन बनाने हैं। हे भगवान, कैसी बातें कर रहा है तू? सारी दुनिया बड़ा आदमी बनने का सपना देखती है और तू अपने बाप की तरह कुम्हार बनना चाहता है। अरे पारो, यह नकुल अभी छोटा है, उम्र के साथ समझ जाएगा। यह सब तुम्हारी वजह से है। तुम अमीर होते तो ये सब न होता। वैसे भी सर्दियां आ गई हैं। गरीबी का असली मजा तो अब आना शुरू होगा, क्योंकि बर्फबारी शुरू होने लगी है। फिलहाल अब जाओ यहाँ से, इससे पहले कि मुझे और गुस्सा आ जाए। हैं, ठीक है। अरे ठीक है बाबा, जा रहा हूँ। पारो हमेशा रघु को उसकी गरीबी का ताना देती रहती थी, पर रघु बहुत सीधा था। वह उससे कुछ नहीं कहता था, लेकिन उसकी दिक्कत बस यहीं तक नहीं थी। वह जब बाहर निकलता था तो उसके साथ उसकी कथित तौर पर छोटी जाति की वजह से भेदभाव भी होता था। मिट्टी के बर्तन ले लो भाई साहब। दीपक, घड़े सुराही ले लो। अरे ए चुप, तेरी हिम्मत कैसे हुई मेरी दुकान के सामने अपना ये मिट्टी का ठेला लगाने की? तुझे बहुत बार मना किया है, पर तू मानता नहीं है ना। पर मालिक, मैं तो... जमींदार ने उसकी एक बात न सुनी और उसका ठेला अपने आदमियों से कहकर जबरदस्ती छीन लिया। अरे साहब जी, साहब जी, दया करो साहब जी, दया करो। ऐसे मैं क्या कमाऊंगा साहब जी, क्या खाऊंगा साहब जी? चला जा रे, चला जा, वरना तेरी हड्डियां भी तोड़वा दूंगा। हाँ, बता रहा हूँ। आसमान से धीरे धीरे बर्फ बरसना शुरू हो गया था। उसके फटे कपड़ों में बर्फ गिरकर उसके शरीर को ठंडा कर रही थी, पर उसके अंदर परिवार की दशा को देखकर आग जल रही थी, जो उसे ठंड का एहसास नहीं होने दे रही थी। हे परमात्मा, ये कैसी घड़ी आ गई है? अब तो जो आखिरी सहारा था इस ठंड से बचने का, वो भी नहीं रहा। अब क्या होगा? अब रघु की हालत इस ठंड में काफ़ी बदतर हो गई थी। वह धीरे धीरे अपने घर की ओर बढ़ता है। जैसे ही रघु घर के अंदर गया तो फिर उसे पारो के ताने सुनने पड़े। क्यों इस ठंड में मरे फिर रहे हो? कुछ काम धंधा हुआ क्या कि फिर रोज की तरह खाली हाथ आए हो? कह के काम, आज तो कुछ भी काम नहीं हुआ। उल्टा हमारे सारे बर्तन उस धर्मपाल के आदमियों ने फेंक दिए। क्या कह रहे हो तुम? किस हक से उसने तुम्हारे बर्तन फेंक? वह कह रहा था, मेरे दुकान के सामने कोई नीच व्यक्ति अपना सामान नहीं बेच सकता। वो ऐसे नहीं सुधरेगा। तुम जाओ, जाकर पुलिस में शिकायत करो। अरे पारो, पुलिस हमारी नहीं सुनती है। जमींदार के आदमी जो है ना, वहाँ तक बैठे हैं। उल्टा हमें ही जेल में डाल देंगे वो। अरे तो अब क्या करेंगे? घर में आटा नहीं, दाल नहीं। नकुल 2 दिन से सूखी रोटी खा रहा है। मैं तो सह लूंगी भूख, पर तुम बताओ, बच्चे को क्या खिलाऊं? क्या उसका भी पेट काट दूं? अरे अब भगवान जो करेंगे वो अच्छा ही करेंगे। तुम परेशान मत हो पारो, परेशान मत हो। हर बार यही बोलते हो। भगवान अगर अच्छा करता तो आज हमारे सर पर पक्की छत होती, न कि टपकती हुई झोंपड़ी। पारो की बातों में दर्द था, पर तानों का जर भी। रघु उसके शब्दों में छिपे दर्द को समझता था, पर जवाब देने की ताकत उसमें नहीं थी। वो बस एक टूटी सांस भरकर बोला, ये देख पारो, कल से मैं जो हूँ ना, मैं जंगल जा रहा हूँ। लकड़ियाँ जमा करके लाऊंगा। ठीक है, उन्हें बेचेंगे ना तो कुछ पैसे वैसे आ जाएगा। चूल्हा भी जल जाएगा। और राशन वो कहाँ से लाओगे? चलो ठीक है, वो जो है ना सेठ ताराचंद, उनके पास जाता हूँ, शायद दे दे उधार। वो सेठ वही जो हर बार ताना मारता है। खैर, जाओ कोशिश कर लो। रघु ने अपनी फटी हुई कमीज का बटन बंद किया और एक आस के साथ वो सेठ ताराचंद की दुकान की ओर चल पड़ा।
सेठ जी प्रणाम। ओहो रघु कुम्हार, जरा दूर रहकर ही बात करना। हाँ मुझसे बोल, क्या काम है रे? क्या है साहब जी, वो घर में ना खाने को कुछ ही नहीं है। थोड़ा सा जो है वो राशन वासन मिल जाता तो थोड़ा गुजारा चल जाता साहब जी। महीने के आखिर में चुका दूंगा साहब। अरे उधार, तुम जैसे लोग तो जो हैं बस भगवान भरोसे रहते हैं रे। हैं, लेकिन चलो कोई नहीं, एक शर्त पे दूंगा। हाँ एक शर्त पे। क्या शर्त है साहब जी? देख ऐसा है, अपना तू घर ना जो है वो मेरे नाम कर चल। बदले में तेरे को फिर जितना राशन वासन चाहिए वो ले जा तू यहाँ से। जब तक जियो तब तक जो करना है करो, तब तक खाते रहना फिर, ठीक है? घर मेरे नाम कर फिर चल। घर? पर सेठ जी वो तो मेरा एकमात्र आसरा है, वो दे दूंगा फिर मैं कहाँ रहूंगा? अरे हे, तू बचेगा तो ही तेरा आसरा तेरे काम आएगा कि नहीं आएगा? हैं, ठंड में मर गया हैं तो घर की जरूरत किसे पड़ेगी? बोल बोल ए रघु, सोच ले। हाँ ये मौका जो है ना बार बार नहीं मिलेगा। हाँ हाँ सुनहरा मौका है ये। रघु कुछ देर तक खामोश खड़ा रहा। उसकी आंखों के सामने पारो और नकुल का चेहरा घूम रहा था। पेट की भूख और ज़रूरतों का बोझ उसके आत्मसम्मान से भारी पड़ गया। उसने कांपते हाथों से सेठ के कागज पर अंगूठा लगा दिया। ये शाबाश, अब तू जो है ना ये दुकान गोदाम से जो है जितना राशन चाहिए ना उठा ले, ठीक है? ले जा। थोड़ी देर बाद रघु थैला भर राशन लेकर घर लौटा, लेकिन पारो तो सच्चाई जानते ही भड़क पड़ी। क्या तुमने हमारा घर उसके नाम कर दिया? रघु तुम्हें समझ नहीं है क्या? वो सेठ बड़ा चालाक आदमी है, वो तुम्हारे सर से छत खींच लेगा। पारो राशन तो देखो कितना सारा लेके आया हूँ। हैं, नकुल जो है भूखा तो नहीं सोएगा। थोड़ा सा बेच देंगे तो पैसों का जो है वह भी इंतजाम हो जाएगा। तुम भरोसा रखो, सब ठीक हो जाएगा रे। ठीक, तुम्हें लगता है कुछ ठीक होगा, मुझे लगता है यह सेठ हमें बर्बाद कर देगा। अगले कुछ दिन राशन से घर चल गया। फिर एक सुबह रघु ने सोचा जो कुछ बचा है बाकी भी ले आऊं, ताकि सर्दियों की असली मार से कुछ राहत रहे। वो सीधा सेठ ताराचंद की दुकान की तरफ चल पड़ा। अरे सेठ जी नमस्कार नमस्कार। उस दिन के लिए बहुत आभारी हूँ, आपने राशन दिया। सेठ जी अगर थोड़ा और राशन मिल जाता तो थोड़ी और दया हो जाती। घर में जो है कुछ नहीं बचा है। अरे रघु, आज तो कुछ नहीं है रे मेरे पास। हाँ अरे वो जो ट्रक आ रहा था ना वो रास्ते में कहीं फंस गया है। बर्फबारी से रास्ते सारे बंद हो रखे हैं। अब जब आएगा तब ले जाना है। अभी जा तू, अभी कुछ नहीं है। अरे सेठ जी पर हमारा राशन जो है वो ख़त्म ही होने वाला है। एक दाना नहीं है घर में खाने के लिए। अब हमें ज़रूरत है साहब। अरे रघु, बोल दिया है तुझे, हैं रास्ते बंद हो रखे हैं। मैं तो कह ही रहा हूँ अभी जा। अब घर संभाल अपना, यहाँ अभी कुछ नहीं मिलेगा, जा अभी। रघु ने दुकान का गोदाम, तख्त, पूरी दुकान, हर कोना देखा। सचमुच राशन कहीं नहीं था। उसकी आंखें झुकाईं, वो उदास और भारी मन से लौट पड़ा। अरे पारो, वो सेठ कह रहा है कि माल जो है ना वो कहीं रास्ते में फंस गया है। बस अब कुछ नहीं है। देखा, मैंने कहा था ना तुमसे, वो सेठ कितना चालाक है। पहले तो घर मांग लिया, अब राशन का बहाना बना रहा है। मैंने कहा था ना ये आदमी कमीनों का राजा है। ए पारो तुम मत हंसो, बस मैं हाथ जोड़ रहा हूँ। ये बात पेट की है। हाँ पेट तो पेट काट लो तुम हमेशा कुछ ना कुछ उम्मीद जता देते हो। अब तुमने घर भी दे दिया। हे भगवान, नकुल की तबीयत भी ठीक नहीं है, बताओ क्या करें। कड़वी हंसी और शिकायतों ने घर को घेर लिया। पारो उस पर टूट पड़ी। प्रश्न, ताने, दर्द सब एक साथ। नकुल जो अपनी छोटी आंखों में बेबसी लिए खड़ा था अचानक रो पड़ा और उसके छोटे छोटे शब्द घर की दीवारों में गूंज गए। मम्मी, पापा ने तो घर बेच दिया। क्या अब हम सच में बेघर हो जाएंगे? चुप कर बेटा, ऐसी बातें मत कर। तुम बड़े होकर कुछ बड़ा बनोगे, पर तुम्हारे बाप को मैं कभी माफ नहीं करूंगी। हे पारो, घर का जो थोड़ा बहुत राशन बचा है उसे अब बेच देते हैं। पैसों से कुछ खाने का इंतजाम कर लेंगे, और जो है ये नकुल की दवाई का भी।
जो तुझे सूझता है वही कर ले, मुझे कोई मतलब नहीं रहा। अब तुम तो चाहते ही हो कि हम मर कर जाएं। रघु ने मुंह पर ठोस लकीर ले ली और बचा हुआ छोटा सा पर्चा, कुछ आटा दाल का हिस्सा लेकर बाजार की ओर निकल पड़ा। वो पता नहीं कितनी बार खुद को टूटते हुए महसूस कर रहा था, पर बच्चे के लिए वो कुछ भी कर सकता था। अरे दाजू, जल्दी करो जल्दी, हवा तेज हो रही है। हवा? क्या हवा हो रही है दाजू? कैसी हवा? अरे सुन नहीं रहे हैं? लोग कह रहे हैं बर्फ की आंधी आ रही है। जो लोग घर से बाहर हैं, चलो भागो, कह रहे हैं वहां। झट से अपने लोगों को जो है सुरक्षित जगह पे ले जाओ। हाँ। सारा बाजार हलचल में आ गया। लोग भगाए जा रहे थे, दुकानें बंद हो रही थीं। रघु ने जल्दी से जो भी पैसे मिले और जो थोड़ी सी रोटी बची थी उसे उठाकर घर की ओर भागा। पारो, नकुल, तैयार हो जा बाबू, बर्फ का तूफान आ रहा है। बल, हम वहाँ जाते हैं जंगल की तरफ, जहाँ पेड़ जो है ना बहुत घने हो रहे हैं। जंगल? यहाँ से? पर कैसे? अरे जाना पड़ेगा, जंगल में पेड़ों के बीच में हम जो है ना छिप जाएंगे। वहाँ जो है आग भी जला के जो है थोड़ा बहुत गर्म रह सकते हैं ना। सब गांव वाले जो हैं वो भी जा रहे हैं। जैसे ही रघु ने यह कहा, पारो ने फटाफट जरूरी सामान समेटा और सब जंगल की ओर निकल पड़े। बर्फ के छोटे छोटे गुब्बारे हवा में नाच रहे थे और आसमान काला हो रहा था। लोगों का छोटा सा काफिला जंगल की ओर बढ़ा। हर किसी के चेहरे पर डर, पर दिल में एक उम्मीद, कहीं तो गर्मी मिल जाएगी। रघु ने मुड़कर देखा, सब कुछ बर्बाद हो चुका था। वे सभी लोग जंगल में जाकर पेड़ों के नीचे सो गए। ए पारो, पारो, जल्दी उठो, जल्दी उठो, जंगल में पानी भर रहा है, पानी भर रहा है, जल्दी उठो। हे भगवान, कहीं सुकून नहीं है, अब क्या करेंगे? अरे जल्दी से फटाफट पेड़ में चढ़ जाओ, जल्दी चढ़ जाओ। मैं भी जो है नकुल को लेकर पेड़ पे आता हूँ। तुम चढ़ो, चढ़ो, चढ़ो। वो लोग पेड़ पर चढ़ गए। रघु ने देखा कि बचा हुआ जो कुछ भी था, थैला, थोड़ा राशन, कुछ कपड़े, सब पानी के साथ बह चुका है। अब तो पेड़ों पर ही रहना पड़ेगा, जमीन पर लौटना मुमकिन नहीं है। ओहो, मैं पेड़ पे जो है ना सही से रहने के लिए कुछ करता हूँ। अच्छा, कुछ करता हूँ मैं। क्या? अरे देखती जा, देखती जा। रघु ने पेड़ के तने को एक हिस्से को काटकर और जोड़कर एक छोटा सा तख्ता बनाया। उसकी कारीगरी में कुछ खास बात थी। धीरे धीरे उसने एक छोटी सी झोंपड़ी का ढांचा तैयार किया जो शाखाओं पर टिकी हुई थी। तुमने ये क्या किया? ये तो कमाल है रघु। अरे बस ये छोटी सी झोंपड़ी बन गई, हवा और पानी से बचने के लिए। नकुल उसकी कला देखकर ताली बजाने लगा और बाकी लोग भी चकित होकर उसकी तारीफ करने लगे। वाह पापा, आपने तो कमाल कर दिया। मैं बड़ा होकर आपके जैसा बनूंगा। तभी सेठ ताराचंद भी पेड़ के पास आया। वो झोंपड़ी को देखकर थोड़ी देर खामोशी से खड़ा रहा और फिर बोला, अरे ये घर तो बड़ा अच्छा बना है। ऐसा लग रहा है इस पेड़ पे जो घर है ना, वो अब मेरा ही होना चाहिए। हैं? अरे साहब, अरे ये आपका घर कैसे हो सकता है? अरे कुछ भी तो मत बोलो। ए रघु, मैं कह रहा हूं ना, अरे जो अंगूठा लगाया था ना कॉन्ट्रैक्ट पे, कागज पे अंगूठा नहीं लगाया था तेरा, उसमें लिखा था जो तेरा घर होगा वो मेरा घर हो जाएगा। हाँ, तुम्हारा असली घर तो तूफान ने बर्बाद कर दिया ना। कर दिया कि नहीं कर दिया, बोल। तो अब यही मेरा घर हुआ नहीं हुआ? हुआ नहीं हुआ, बोल। कॉन्ट्रैक्ट के जो है मुताबिक हो रहा है ये। हाँ, ये घर जो है तेरे को मुझे देना होगा अब। हाँ। रघु को आग सी उठी, पर इस बार मोर्चा पारो ने संभाला। वो बोली, लोभी कहीं के, इस आपदा में भी लोभ नहीं छोड़ता। शर्म आनी चाहिए तुम्हें कि तुझ में बिल्कुल इंसानियत नहीं है। अरे शर्म? ए रघु, जिसने करी ना शर्म उसके फूट गए कर्म, समझा? ये कहे गए बड़े बुजुर्ग हमारे यहाँ। सेठ, अगर तुमने हमारे घर पर नजर डाली तो यहीं पानी में डूबा दूंगी तुमको। ओह, जैसे तो फिर मैं चुप ही रहूंगा। हैं, चूड़ियां नहीं पहनी है मैंने। हाँ, चूड़ियां नहीं पहनी है। मैंने चूड़ियां पहनी हैं
और वहीं तेरे सर पर तोड़ूंगी अगर तू अपनी हरकत में नहीं आया तो। अरे अरे बस करो भाग्यवान। अरे चुप हो जा, तू चुप हो जा। ठीक है ठीक है ठीक है रघु, चल मैं तेरा ये घर नहीं लूंगा। हाँ नहीं लूंगा, मैं तेरा ये घर नहीं ले रहा। पर फिर तुझे जो है ना, मुझे भी ऐसा ही घर बना के देना होगा, समझा? रघु ने बिना हिचकिचाए सर हिलाया और जोर से कहा, ठीक है मैं बना के दे दूंगा, ठीक है। पर एक बात जान लो साहब, हाँ, जो इंसान जो है ना आपदा में भी लोभ नहीं छोड़ता है ना, उससे नीच कोई नहीं है। हाँ, वो आज नहीं तो कल पछताता ज़रूर है। हाँ, भगवान उसे छोड़ते नहीं है। हाँ, बता रहा हूँ। ऐ रघु, मेरे को तू भगवान की धमकी मत देना, बता रहा हूँ। हाँ, ज्ञान मत दे मुझे। चल चल काम शुरू कर, तेरे जैसे बहुत देखता हूँ मैं। हाँ। रघु ने पेड़ के तने पर फिर से कुल्हाड़ी मारी। हवा में लकड़ी की खुशबू घुल गई थी। ठंड अब भी थी, लेकिन उसके पसीने से कपड़े गीले हो रहे थे। चारों तरफ सन्नाटा था, सिर्फ कुल्हाड़ी की टक 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 की आवाज़। तभी वो सेठ से बोला, इस सेठ, अगर कल को यह तूफान थम गया ना तो तू मेरा असली घर मुझसे नहीं मांगेगा, बता रहा हूँ मैं। हाँ ठीक है, फिर ठीक है, मैंने कह दिया है। हाँ, लेकिन फिर मेरी एक शर्त है। हाँ, शर्त है मेरी, मेरा घर जो है 3 मंजिला होना चाहिए, समझ गया? 3 मंजिला बनेगा। हाँ, वो भी ऐसा कि दूर से चमके। समझा नहीं समझा तू? है, मैं कोई आम आदमी नहीं हूँ, समझा? मैं सेठ हूँ, सेठ, समझा? अरे जो हुकुम मालिक, जो हुकुम सेठ जी। रघु दिन रात काम में लगा रहा। लकड़ी काटी, बेलों को जोड़ा, शाखाओं से फर्श बनाया। उसकी हथेलियाँ फट चुकी थीं, लेकिन हौसला कम नहीं था। पारो और नकुल भी उसे देख रहे थे। अम्मा, बाबू तो जैसे कोई जादूगर लग रहे हैं। हाँ बेटा, गरीब के हाथों में मेहनत का जादू ही तो होता है। मैंने ही बस कभी नहीं समझा। आखिर वो दिन आया जब 3 मंजिला लकड़ी का घर बनकर खड़ा हुआ। पूरा जंगल उस घर को देखकर दंग रह गया। ओ जा मेरी बाबा, अब हुई ना बात ये। अब तो कोई राजा भी देखेगा ना, वो भी जल जाएगा। हाँ, इतना बढ़िया हो गया ये तो। अरे सेठ जी, अभी घर पूरा नहीं हुआ है, इसे जो है पेड़ की छाल से ढकना होगा, नहीं तो जो है खराब हो जाएगा। बारिश, हवा अंदर आएगी और बर्फ भी अंदर आएगी, तो ये फिर ठीक नहीं होगा ये साहब। नहीं रे रघु, नहीं, मेरा घर किसी चिड़िया के घोंसले के जैसा थोड़ी दिखेगा है। सेठ जी हूँ मैं यहाँ का, ऐसा ही ठीक लग रहा है मुझे ये। हाँ, ऐसा ही ठीक है ये, रहने दे, कुछ नहीं होगा, कहीं नहीं जा रहा है ये घर। रघु ने सेठ को समझाने की कोशिश की, लेकिन वो नहीं माना। इसके बाद गांव वालों के कहने पर रघु ने सबके लिए छोटे छोटे घर बनाए। हर घर को उसने पेड़ की छाल से ढक दिया। रात गहराने लगी, हवा फिर से तेज हुई। अचानक तेज बारिश शुरू हो गई और बिजली ने जंगल को रोशन कर दिया। गांव वालों के छोटे घर मजबूत थे, छाल से ढके हुए, तो उनमें सिर्फ हल्की सरसराहट हो रही थी। लेकिन सेठ का 3 मंजिला घर हिलने लगा, दीवारें कांपने लगीं, छत का एक टुकड़ा उखड़ गया, हवा सीधा अंदर घुस आई। अरे बचाओ भगवान, अरे ये क्या हो गया? अरे इतनी ठंडी हवा कैसे चल रही है ये? अरे ये क्या उखड़ गया? अरे यहीं से हवा घुस रही है। अरे इतना ज्यादा हो रहा है, इतनी सर्दी में तो मैं मर ही जाऊंगा रे। अरे कोई तो बचाओ रे। गांव वालों ने आवाज़ सुनी, लेकिन सब चुप रहे। सेठ जैसे तैसे बाहर निकला, भीगा हुआ, थर थर कांपता हुआ। अरे रघुआ, ये कहाँ गया रे? अरे कोई तो बचाओ मुझे। ए रघु, अरे मुझे अपने घर में जगह दे, मैं ठंड में मर जाऊंगा रे। अरे बहुत जाड़ा हूँ मैं रे। अरे नहीं रघु, इसे याद है, तूने जब मदद मांगी थी तो यह हंसा था। अरे पारो, अगर हम इसके जैसे बन गए तो फिर फर्क ही क्या रह जाएगा इसमें और मुझ में। अरे जल्दी जल्दी अंदर आ जा सेठ, जल्दी अंदर आ जा, बाहर बहुत ज्यादा हो रहा है। अरे रघु, अरे तू बहुत बड़ा आदमी निकला रे, बहुत बड़ा आदमी निकला है तू। जी रहे, मैंने तेरे साथ बहुत बुरा किया, पर तूने जो है मेरी जान बचा ली रे। अरे देखा पारो, इसी को कहते हैं भगवान की लीला हैं। कभी कभी तूफान जो है वो घर को नहीं है बल्कि इंसान को बदलने आते हैं। हाँ, समझ गए सेठ जी?
हाँ, मानते हो ना इस बात को? यही होता है। सेठ की आंखें भर आईं। अब सेठ सुधर चुका था और फिर अगली सुबह से मौसम सुहावना होने लगा और जल्द ही सब अपने गांव वापस लौट गए। अगर दोस्तों आपको हमारी वीडियो पसंद आई हुई हो तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करना ना भूलें।